बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 लेकर आए हैं, SHM एंड वेव्स। इससे पहले हमने क्लास 9th और क्लास 10th के जो एक्सरसाइज के जो तमाम न्यूमेरिकल्स हैं वो बेटा मुकम्मल कर लिए हैं। तो अब हम जब वो क्लास 10th के हर चैप्टर के टॉपिक वाइज की जो सीरीज़ है उसके जो लेक्चर्स है वो इंशाल्लाह जब वो स्टडी करेंगे। तो अब क्लास 10th का जो पहला टॉपिक है, पहला चैप्टर है जिसका नाम है SHM एंड वेव्स, इसको हम स्टडी करेंगे। इसमें देखेंगे कि SHM क्या होता है, ठीक है जी, इसका हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या इसका जब वो रिलेशन है, क्या ताल्लुक़ है, क्या इसके फ़ायदे हैं, हम क्यों पढ़ना चाहते हैं। फिर इसी SHM के बिहाफ पे हम पढ़ेंगे कि वेव्स क्या होती हैं, वेव्स जब वो क्यों प्रोड्यूस की जाती हैं, कैसे प्रोड्यूस होती हैं, कैसे आगे प्रोपगेट होती हैं, कितनी टाइप्स हैं, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्या इसके यूजेस हैं, हमारी लाइफ के साथ इसका क्या कनेक्शन है, क्यों ज़रूरी है वेव्स को पढ़ना। तो ये सारी बातें जब वो इस चैप्टर में हम जब वो डिस्कस करेंगे। तो आपके अगर जितने भी ऑसिलेशंस के मतलब कोई डाउट्स हैं तो इंशाल्लाह ये चैप्टर पूरा पढ़ने के बाद आपके ऑसिलेशन के रिलेटेड किसी भी तरह के डाउट इंशाल्लाह जो बाकी नहीं रहेंगे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक SHM एंड वेव्स। तो बेटा SHM को समझने से पहले इस वीडियो में हम सिर्फ जब वो SHM का इंट्रोडक्शन लेंगे, ऑसिलेशन और SHM का हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो SHM को समझने से पहले हमें एक डेफिनेशन समझना पड़ती है, दैट इज़ पीरियोडिक मोशन। सो व्हाट इज़ पीरियोडिक मोशन? ऐसी मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट अपनी मोशन को बार बार रिपीट करता है आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, दैट मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड पीरियोडिक मोशन, ठीक है। डेफिनेशन इसकी क्या है? A body repeats its motion. A body repeats its motion after a regular या बोलें fixed टाइम इंटरवल। A body repeats its motion after a regular or fixed time interval. The motion of the body is called periodic motion. For example, मिसाल के तौर पर कि अर्थ जो है वो सूरज के गिर्द अपनी एक रोटेशन मुकम्मल करती है, तो उस रोटेशन को मुकम्मल करने के लिए उसको एक फ़िक्स्ड टाइम रिक्वायर्ड होता है, एंड दैट टाइम इज़ कॉल्ड 1 ईयर। यानी कि 1 साल बाद वो अपनी मोशन दोबारा फिर से रिपीट कर लेगी। यानी कि अगर अर्थ जब वो इस पॉइंट A पर है, ये फ़र्ज़ करें पॉइंट A है, इस A पॉइंट पर अर्थ की डायरेक्शन ऑफ मोशन, वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन फ़र्ज़ करें इस डायरेक्शन में है, तो जब 1 साल बाद जब दोबारा यहाँ पर आएगी, ठीक है, अपना एक चक्कर मुकम्मल करेगी, यहाँ पर आएगी, फिर अपना एक चक्कर मुकम्मल करेगी, यहाँ पर आएगी, फिर अपना एक चक्कर मुकम्मल करेगी, यहाँ पर आएगी। तो हर एक रोटेशन मुकम्मल करने के लिए उसको एक फ़िक्स्ड टाइम चाहिए होता है, दैट इज़ 1 ईयर। यानी कि आफ्टर 1 ईयर इट रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज़ अ पीरियोडिक। लफ्ज़ पीरियोडिक का मतलब होता है रिपीटेशन, रिपीट होना, ठीक है, दोहराई करना, बार बार रिपीट होने वाली मोशन को पीरियोडिक मोशन कहते हैं। तो बार बार रिपीट कब होता है? एक फ़िक्स टाइम के बाद, ठीक है। जैसे सूरज का जब वो मशरिक़ से तुलू होना और मगरिब में ग़ुरूब हो जाना, फिर अगली सुबह मशरिक़ से वो निकलता है, मगरिब में ग़ुरूब हो जाता है, फिर अगली सुबह मशरिक़ से निकलता है और मगरिब में ग़ुरूब हो जाता है। तो इस अपना सूरज की ये जो मोशन हो रही है नेचुरली, ये पीरियोडिक है, ठीक है, कि आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम इट रिपीट्स इट्स मोशन,
ये मशरक़ से निकलता है और मगरिब में ग़ुरूब हो जाता है। तो ये एक पीरियोडिक मोशन है। जैसे 7 दिन आते हैं, ठीक है, सोमवार से लेकर इतवार तक, फ्रॉम मंडे टू संडे। 7 दिन जब वो ख़त्म होते हैं दोबारा फिर से मंडे हो जाता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे से लेकर संडे तक, ये संडे आता है, फिर अपने आप को ये रिपीट कर लेते हैं। तो ये 7 दिन भी क्या हो रहे हैं, ये अपने आप को एक फ़िक्स टाइम के बाद अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। तो ये भी एक पीरियोडिक में ही आ रहा है, पीरियोडिक मोशन हो रहा है नेचुरली, ठीक है। इस तरह बेशुमार हमारे पास और भी एग्जांपल है। जैसे पेंडुलम की मोशन है, ठीक है जी। ये हमारे पास एक पेंडुलम है। अगर मैं इस पेंडुलम को यहाँ पे लाके छोड़ता हूँ तो क्या होगा, ये अपनी मोशन को पहले ये इधर आएगा, रुकेगा नहीं, यहाँ पर आके फर्दर आगे मूव कर जाएगा, फिर एक्सट्रीम पॉइंट पे जाएगा, फिर ये दोबारा इधर आएगा और यहाँ पे अगेन रुकता नहीं है और फर्दर ये अपनी पहली पोजीशन पर आ जाता है। तो यानी कि ए पॉइंट से चला, बी पॉइंट तक गया, दोबारा फिर ए पॉइंट पर आ गया। तो ए पॉइंट से जाने के बाद दोबारा ए पॉइंट पर आने तक इसको कोई ना कोई टाइम लगता है। तो उस टाइम के दौरान ये अपनी मोशन को बार बार रिपीट करता है, ठीक है। टी टाइम में अपना एक चक्कर मुकम्मल करता है, फिर अगले टी टाइम में ये दूसरा अपना चक्कर मुकम्मल करता है, फिर एक टी टाइम में अपना वो तीसरा चक्कर मुकम्मल करता है। तो आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम टी इट रिपीट्स इट्स मोशन अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो टी टाइम के बाद ये अपनी मोशन को क्या कर लेता है, रिपीट कर लेता है। तो लिहाजा इसकी जो है वो मोशन पीरियोडिक मोशन कहलाएगी। द मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज़ आ पीरियोडिक मोशन। सिमिलरली हमारे पास और भी एग्जांपल्स हैं। जैसे एक स्प्रिंग से बंधा हुआ मैस है, ये हमारे पास एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग के साथ एक मैस एम हमने बांध दिया और इसको अगर हम यहाँ पे लाके छोड़ते हैं तो क्या होगा, ये अपनी मोशन को ए पॉइंट पर इसको छोड़ते हैं, ये इधर मूव करेगा, फिर ये वापस आएगा, इसको एक टाइम लगेगा, एक फिक्स्ड टाइम लगेगा और फिर उस टाइम के बाद ये दोबारा जब अपनी मोशन को रिपीट करेगा और फिर ये इधर वापस आएगा। तो आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम द मैस अटैच्ड टू द स्प्रिंग रिपीट्स इट्स मोशन अगेन एंड अगेन आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम दैट इज टी। तो टी टाइम के बाद अगेन ये क्या करता है, अपनी मोशन को बार बार रिपीट करता है, ठीक है। तो लिहाजा इसकी मोशन जो है वो पीरियोडिक मोशन कहलाएगी। ओके, उसके बाद और भी बेशुमार एग्जांपल है हमारे पास। जैसा कि एक सर्कल में एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, या यूँ समझे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो इस बॉडी की फ़र्ज़ करें ये वो पॉइंट है, ये ऑब्जेक्ट है जो कि पोजीशन ए पर है। तो ये ए से चलेगा, दोबारा ए पर आएगा, तो अपना एक चक्कर मुकम्मल करेगा और इसको टाइम लगता है टी टाइम। फिर टी टाइम के बाद ये दोबारा यहाँ पर आएगा, अपना एक चक्कर मुकम्मल करेगा, फिर टी टाइम के बाद अपनी मोशन को रिपीट करेगा। तो आफ्टर टाइम टी इट रिपीट्स इट्स मोशन अगेन एंड अगेन। सो दैट्स वाई द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हैज़ आ पीरियोडिक मोशन। ठीक हो गया। अच्छा, इस तरह और भी बेशुमार एग्जांपल है हमारी बुक में। जैसे बॉल एंड बाउल सिस्टम है, ठीक है। बॉल एंड बाउल सिस्टम जो है, अगर हम बॉल को जो है वो उसकी मेन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ें तो वो बॉल जो है वो क्या करेगा, वो गेंद क्या करेगी, अपनी मोशन को एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट बार बार रिपीट करती जाएगी। तो लिहाजा उस बॉल की बाउल में जो मोशन हो रही है वो भी कैसी मानी जाएगी, पीरियोडिक मोशन मानी जाएगी। इज इट क्लियर? ओके, अब पीरियोडिक मोशन को ज़रा थोड़ा सा ग्राफिकली भी ज़रा हम ज़ाहिर करके देखते हैं कि ग्राफिकली इसको हम कैसे ज़ाहिर करेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मोशन कर रहा है पीरियोडिक, उसकी अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखें तो उसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे। सो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, ओके, सो ग्राफ के ज़रिए हम इसकी मोशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब मैं 2-3 ग्राफ बनाता हूँ, तो उन ग्राफ की शेप्स को आपने देखना है
कि उनकी जो शेप्स हैं वो एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद अपने आप को वो रिपीट हो रहा है, वो शेप्स रिपीट कर रही हैं, तो वो ग्राफ हमारे पास पीरियोडिक मोशन का कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक ग्राफ है मान लीजिए कि ये हमारे पास टाइम वर्सेस हाइट का ग्राफ है, ठीक है, टाइम और हाइट का ग्राफ है। इसमें जो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कि ये मैं कुछ ग्राफ ऐसे ड्रा करता हूँ, यूं ये ग्राफ है, ठीक है जी। अब इस ग्राफ की शेप को देख लें। अब मैं अगर इसी शेप को जब वो इक्वल इंटरवल में बार बार रिपीट करता जाऊँ, ठीक है जी, तो ये जो मोशन, ये जिस बॉडी का ग्राफ है, इसका मतलब कि वो जो बॉडी है वो पीरियोडिक मोशन परफॉर्म कर रही है, ठीक है। इस ग्राफ की शेप हमें ये बता रही है कि आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम द बॉडी रिपीट इट्स मोशन अगेन एंड अगेन, सो दैट्स वाई उसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का बना है। अब और भी ग्राफ हो सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मैं और ग्राफ आपको बना के देता हूँ। जैसे यहाँ पर एक और ग्राफ है, ये भी मैं फ़र्ज़ करें टाइम और हाइट के दरमियान ले लेता हूँ, क्योंकि ग्राफ किसी दो चीज़ों के दरमियान तो बनाना है ना हमने। तो अगर फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास वो ग्राफ है यूँ, ठीक है। अब इसी ग्राफ की शेप को मैं अगर बार बार जब वो रिपीट करता जाऊँ, ठीक है, तो ये हमारे पास जो ग्राफ बनेगा ये भी कैसा कहलाएगा, पीरियोडिक मोशन का ग्राफ है। यानी कि ऐसी एक ऑब्जेक्ट जो है वो पीरियोडिक मोशन कर रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट की जो मोशन है उसको हमने ग्राफिकली अगर हम ज़ाहिर करेंगे तो कुछ इस तरह भी ज़ाहिर कर सकते हैं। एक और ग्राफ है, बहुत ही मशहूर ग्राफ है और इस चैप्टर का भी बड़ा वो मशहूर ग्राफ है, और ये ग्राफ जब वो नेक्स्ट जो है वो आगे भी चैप्टर्स में हम जाके स्टडी करेंगे इसको, ठीक है। जब हम करंट और वोल्टेज वगैरह के चक्रों में जाके पढ़ेंगे तो वहाँ पर जाके जब वो हमें इस ग्राफ की अशद ज़रूरत पड़ेगी और हमें बार बार ये ग्राफ जब वो ड्रा करना पड़ेगा, इसको स्टडी करना पड़ेगा। और ये ग्राफ कुछ इस तरह का है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है ये भी अपने आप को एक फ़िक्स टाइम इंटरवल के बाद ये ऐसे ऐसे वेव्स की शक्ल में ये ग्राफ बन रहा है, ठीक है। तो खैर ये जो ग्राफ मैंने बनाए हैं ये तमाम के तमाम ग्राफ जो है वो पीरियोडिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ऐसी मोशन, ऐसा ऑब्जेक्ट जो पीरियोडिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो उस मोशन को हम जब वो ग्राफिकली कुछ ऐसे ज़ाहिर करेंगे। ठीक हो गया, ओके। आगे चलते हैं अगली डेफिनेशन की तरफ, और वो है हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन, दैट इज़ ऑसिलेटरी, ऑसिलेशन कह दें, ऑसिलेटरी मोशन, ओके जी, ऑसिलेटरी मोशन या ऑसिलेशन। सो ये कोई ख़ास मोशन नहीं है, इट जस्ट अ पीरियोडिक मोशन, ठीक है। ये पीरियोडिक मोशन ही होती है, लेकिन ऐसी पीरियोडिक मोशन जिसमें टू एंड फ्रो हो रहा हो, टू एंड फ्रो अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट या पोजीशन, दैट इज मीन पोजीशन। यानी कि टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो वाली पीरियोडिक मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। यानी कि ऐसी पीरियोडिक मोशन जो टू एंड फ्रो कर रही हो, ऐसी पीरियोडिक मोशन जो टू एंड फ्रो मोशन कर रही हो, एक फिक्स्ड पॉइंट के आगे पीछे ऐसे मूव कर रही हो, ऐसे मूव कर रही हो या ऐसे मूव कर रही हो, तो उस पीरियोडिक मोशन को हम नाम दे देंगे ऑसिलेटरी मोशन। इज इट क्लियर? तो इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं कि इन दिस मोशन इन विच अ बॉडी performs to and fro
अबाउट इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन को बाज़ औक़ात हम जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ऐसी पीरियोडिक मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा हो, उस पीरियोडिक मोशन को हम नाम देंगे ऑसिलेटरी मोशन। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल आपको ये बताई हैं, जैसे कि पहली एग्जांपल मैंने आपको बताया कि ज़मीन का सूरज के गिर्द मूव करना पीरियोडिक तो है, क्या ये ऑसिलेटरी है? ज़रा सोचें। तो आंसर है नो। अर्थ जो है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही रोटेट करते जा रही है, सर्कुलेट करती जा रही है, ऐसे ऐसे मूव नहीं कर रही, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे मूव नहीं कर रही है। तो लिहाजा इसकी मोशन को हम क्या नाम देंगे? ओनली पीरियोडिक, नॉट ऑसिलेटरी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। द मोशन ऑफ द पेंडुलम, यस ये होगा, ये पीरियोडिक तो है लेकिन साथ साथ एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो भी हो रहा है। सो लिहाजा ये पीरियोडिक के साथ साथ ऑसिलेटरी मोशन में भी आएगा। सो हम इसकी एग्जांपल में लिखेंगे कि पहली इसकी एग्जांपल क्या बन गई? मोशन ऑफ क्या? पेंडुलम। मोशन ऑफ पेंडुलम। इसी तरह पेंडुलम के जैसी मोशन और किस किस की हो सकती हैं? वो जिसकी भी होंगी वो सारी की सारी ऑसिलेटरी मोशन कहलाएंगी। जैसे झूले की मोशन, बच्चों का झूला, स्विंग, द मोशन ऑफ द स्विंग आल्सो आ ऑसिलेटरी मोशन। मोशन ऑफ द क्रेडल, ठीक है, जो छोटा बच्चा होता है उसका जो झूला होता है क्रेडल, उसकी मोशन भी क्या होगी? पीरियोडिक भी होगी एज वेल एज ऑसिलेटरी मोशन भी होगी। ठीक है, सो मोशन ऑफ द पेंडुलम, मोशन ऑफ स्विंग, इसी तरह मोशन ऑफ द सीसा एंड सो ऑन। मोशन ऑफ द हैमर इन एन इलेक्ट्रिक बेल, ऑसिलेटरी मोशन। ठीक हो गया। तो ये सारी की सारी जब मोशन जो है वो ऑसिलेटरी मोशन कहलाती हैं। ठीक है, क्या तमाम पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन है? सोचे जरा, ऑल पीरियोडिक मोशन, क्या इनको मैं ऑसिलेटरी बोल सकता हूं? हाँ जी, क्या तमाम पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन है? तमाम, ये तमाम पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी हैं? नो, ये सारे के सारे पीरियोडिक तो हैं लेकिन ये ऑसिलेटरी नहीं है, ये ऑसिलेटरी नहीं है। इसका मतलब कि तमाम पीरियोडिक मोशन जो है वो ऑसिलेटरी होना ज़रूरी नहीं है। तो लिहाजा इसका आंसर है नो। नो, पीरियोडिक मोशन, तमाम पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर मैं इसका रिवर्स कर दूं, ठीक है, ऑल ऑसिलेटरी मोशन, हाँ, अब ज़रा बताएं क्या तमाम ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक कहलाएंगी? आंसर है यस। आंसर है यस, क्योंकि ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक से तो निकला है, तो ऑसिलेटरी मोशन में क्या हो रहा होगा? रेपिटेशन तो हो रही होगी। सो दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक है। लेकिन 99% होगा ऐसा, वो 1% क्यों नहीं होगा? क्योंकि बाज़ औक़ात अगर तो एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा, अगर तो एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा, फिर तो ये वैलिड है ये वाली कंडीशन। अगर एनर्जी का लॉस हो रहा है फिर जो है वो तमाम ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक भी नहीं होगी। लेकिन अमूमन 99% जो है वो तमाम ऑसिलेटरी मोशन जो है वो पीरियोडिक में काउंट हो सकती हैं। ठीक है, अगर एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा तो, अगर हो रहा है फिर ऐसा नहीं होगा। ओके, हो गया। तो ऑसिलेटरी मोशन क्या है? फिर से कि ये है हमारे पास पीरियोडिक ही है, ऑसिलेटरी मोशन होती पीरियोडिक ही है, लेकिन इसमें एक ख़ास कंडीशन आ जाती है। वो कौन सी है? टू एंड फ्रो की मोशन, कि उसमें बॉडी टू एंड फ्रो भी करनी चाहिए, तब उसी पीरियोडिक मोशन को हम नाम दे देंगे ऑसिलेटरी। अच्छा जी, उसके बाद ऑसिलेटरी मोशन की
एक शर्त है, ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड, कि अगर कोई बॉडी ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करना चाहे सो देयर मस्ट अ फोर्स एक्ट्स ऑन बॉडी दैट pushes it towards mean position। यानी कि ऑसिलेटरी मोशन अगर कोई ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है तो उसके ऊपर एक फोर्स मस्ट एक्ट कर रही होती है, और वो फोर्स जो है उस ऑब्जेक्ट को उसकी मेन पोजीशन की तरफ धकेलना चाहती है, लाना चाहती है। ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है ऑसिलेटरी मोशन की, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ये हमारे पास फ़र्ज़ करें मेन पोजीशन है, ठीक है, मेन पोजीशन में है, और बाद का इसको हम जब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम हम क्यों कहते हैं? क्योंकि हम जब किसी बॉडी को स्टेबल इक्विलिब्रियम में लाकर उसको थोड़ा सा टिल्ट करवाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट अपनी उसी पोजीशन को, उसी फॉर्म को गेन करना चाहता है। इसी को हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इसीलिए मेन पोजीशन जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम का ही किरदार बाज़ का जब वो पे करती है, क्योंकि हम उस बॉडी को वहाँ से डिस्प्लेस करना चाहते हैं तो वो ऑब्जेक्ट दोबारा उसी पोजीशन को गेन करना चाहता है, ठीक है। इसलिए हम इस मेन पोजीशन को स्टेबल इक्विलिब्रियम का भी नाम दे सकते हैं। अच्छा, तो ऊपर मैंने अभी जो मैंने बात लिखी है उसको हम थोड़ा सा मज़ीद डिटेल में जाते हैं कि मेन के जो ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करती है जो कि उस बॉडी को, उस ऑब्जेक्ट को मेन पोजीशन की तरफ लाना चाहती है। यानी कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को उसकी मेन पोजीशन से डिस्प्लेस करता हूँ, फ़र्ज़ करें मैं उसको डिस्प्लेस करके यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है, एक्स मैंने उसको डिस्प्लेस किया और उस बॉडी को मैंने इस पोजीशन पे ले आया। ये वो हमारे पास बॉडी है, ठीक है, कि हमारा जो एक्स है वो इस तरफ है, हमने उसको इस तरफ डिस्प्लेस किया है, इस तरफ लेकर आए हैं। लेकिन जो फोर्स लगती है ना इस बॉडी के ऊपर, वो फोर्स क्या करेगी, इस बॉडी को इस मेन पोजीशन की तरफ लाना चाहती है। तो फोर्स अप्लाई होगी इस बॉडी के ऊपर इस डायरेक्शन में, ठीक हो गया, कि फोर्स जो है उस बॉडी को मेन पोजीशन की तरफ लेकर आएगी। हम चाहे उस बॉडी को मेन पोजीशन से इस तरफ ले आए या इस बॉडी को मेन पोजीशन से अगर हम इस तरफ भी लेकर आते हैं, फ़र्ज़ करें हम इसको इधर लेकर आए, ठीक है, ये हमारे पास बॉडी अब इधर आ गई। हमने अब जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस तरफ डायरेक्शन उसकी होगी, डिस्प्लेसमेंट की एक्स की, तो ये एक्स हमारा अब इस तरफ है। लेकिन जो फोर्स लगेगी इस बॉडी के ऊपर अगेन, उसकी डायरेक्शन हमेशा किस तरफ होगी, इस मेन पोजीशन की तरफ होगी। तो फोर्स जो है वो हमारे पास इस तरफ होगी। यानी कि एक्स हम इस तरफ कर दें तो फोर्स इस तरफ हो जाएगी, और अगर एक्स जो हम इस तरफ कर दें तो फोर्स जो है वो इस तरफ हो जाएगी। तो अगर आप सोच रहे हो गौर से कि इसमें जो एफ है वो एक्स की मुखालिफ सिमत में हो गया, ठीक है, कि जिस तरफ भी हम उस बॉडी को डिस्प्लेस करते हैं फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। अगर हम इस तरफ डिस्प्लेस करेंगे तो फोर्स इधर लगेगी, और अगर हम मेन पोजीशन से इस तरफ डिस्प्लेस करेंगे तो फोर्स इस तरफ एक्ट करेगी। यानी कि फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। ये कहने का मतलब है जी इस लाइन का, ठीक है, कि फोर्स जो है ये नोट कर लें, फोर्स एक्ट्स opposite to the displacement x। यानी कि जो फोर्स है वो क्या करती है, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है। हाँ, इसमें एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि ये जो आपने जो डिस्प्लेसमेंट में जो लफ्ज़ बोला है, एक्स बोला है, ये आपने जो डिस्प्लेसमेंट वो कहाँ से लेना है, कहाँ से मेजर करना है। एक्स जो है वो हमेशा मेन पोजीशन से मेजर किया जाएगा। अगर तो एक्स जो है वो आप मेन पोजीशन से मेजर कर रहे हैं
फिर ये वाला जुमला वैलिड है कि जो फोर्स होती है वो डिस्प्लेसमेंट के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है। कब? जब आप डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर रहे हैं फ्रॉम मीन पोजीशन। तो इसमें एक ये भी आपने बात इसको भी नोट कर लें कि जो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है x नोट, सारे पॉइंट जो वो आपने नोट करने हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी बातों को आपने नोट करते जाना है। क्या नोट करना है अब हमने कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट है ना x, ये हमेशा आपने कहाँ से मेजर करना है? x इज ऑलवेज measured from mean position, कि x is always measured from mean position, then force acts opposite to the displacement। फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के मुखालिफ सिमत में एक्ट करेगी। जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में बताया कि अगर आप डिस्प्लेसमेंट को मीन पोजीशन से इस बॉडी को राइट साइड पे डिस्प्लेस करते हैं तो फोर्स लगेगी लेफ़्ट साइड पर अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, और अगर आप डिस्प्लेसमेंट जो है वो मीन पोजीशन से लेफ़्ट साइड की तरफ उस बॉडी को डिस्प्लेस करते हो तो फोर्स एक्ट करेगी राइट साइड पर। हाँ जी, यहाँ तक हो गया नोट। इसको नोट कर लें फटाफट से, वीडियो को पॉज करके इन सारी बातों को नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब अगली चीज़ देखें कि ऑसिलेटरी मोशन में चूंकि हमने देखा कि फोर्स जो है वो एक्ट करती है और उस बॉडी को मेन पोजीशन की तरफ लाना चाहती है। हमने इसको जब वो डायग्रामिकली भी देख लिया। अब इसी चीज़ को मैथमेटिकली भी देखते हैं कि हर ऑसिलेटरी मोशन करने वाली बॉडी एक इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करती है, ठीक है। या यूँ कहें कि तमाम ऑसिलेट करती हुई बॉडीज़ के लिए एक जनरल इक्वेशन होती है जो वो उसको फॉलो करती है। वो इक्वेशन क्या है? ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वेशन, जनरल इक्वेशन, 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 जैसे मर्जी पढ़ लें। अब वो इक्वेशन कौन सी है? वो बेटा इक्वेशन है, ये है जी, F इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू एक्स, और x की पावर है n। F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, एक्स की पावर n, वेयर n इज कॉल्ड, n इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7, 9, दैट इज ऑड नंबर्स। n जो है वो यहाँ पर ऑड नंबर है। ये बेटा एक इक्वेशन है। तो हर ऑसिलेटरी मोशन में हम इस इक्वेशन को जब वो हमेशा डिस्कस किया करेंगे। ऑसिलेटरी मोशन इसके बगैर जब वो हम नहीं समझ सकते, डिस्कस करना बेकार है, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो मैंने मैथमेटिकली लिखा है ना, इस चीज़ को मैंने लिखा है मैथमेटिकली, ये वाला, कि फोर्स जो है वो हमेशा मेन पोजीशन की तरफ एक्ट करती है और वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के मुखालिफ सिमत में होती है। इस पूरी थ्योरी को मैंने इस इक्वेशन के अंदर समा दिया। मैंने नहीं समाया, मतलब मेरे बड़ों ने समाया, साइंटिस्ट लोगों ने समाया है। तो इस इक्वेशन के अंदर जब वो सारी ये वाली मैंने जो बातें लिखी हुई हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन जब वो समा गई हैं, ठीक है। अब इसी इक्वेशन को थोड़ा सा मज़ीद पोस्टमार्टम करते हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पर मैं x को पॉजिटिव रखूँ, n को आप कुछ भी रख लें, 1, 3, 5 कुछ भी रख लें, फ़र्ज़ करें मैं n को यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ 3, ठीक है। n की जगह पे मैं यहाँ पे 3 प्लेस कर देता हूँ। f इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स पावर 3। अब मैं अगर 3 पुट करता हूँ तो x की ज़रा कुछ वैल्यूज़ पुट करें पॉजिटिव में, ठीक है। x की कुछ वैल्यू अगर आप पॉजिटिव रखते हैं, फ़र्ज़ करें x यहाँ पे पॉजिटिव है, इफ़ x कैसा है? पॉजिटिव। अगर x पॉजिटिव है तो f का जवाब क्या आएगा? x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की पावर पॉजिटिव और माइनस साथ में मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास f का जवाब क्या आ जाएगा? नेगेटिव। तो f जो है वो यहाँ से क्या निकलेगा? नेगेटिव निकलेगा। यानी कि अगर आप x को पॉजिटिव रखोगे तो ओवरऑल आंसर f का क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। इसी तरह अगर आप x की जगह पे कोई नेगेटिव पुट कर देते हो, ठीक है,
x की जगह पर आप कोई नेगेटिव पुट कर देते हो। x जो है वो अब आपने रखा नेगेटिव, तो अगर आपने x नेगेटिव रखा तो नेगेटिव की पावर जो 3 है वो नेगेटिव ही बनी रहेगी, और वो नेगेटिव इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा, तो f का जवाब ओवरऑल क्या आएगा, f का ओवरऑल आंसर आएगा पॉजिटिव में। तो f जो है वो हमारे पास क्या बेटा आएगा, पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, इसी चीज़ को तो हमने पहले ही बयान कर चुके हैं। ये देखें कि अगर x जो है वो मेन पोजीशन से अगर आप इस तरफ ले रहे हो, x हमारा पॉजिटिव है, तो f जो है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव x में होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। अगर हम x जो है वो यहाँ से नेगेटिव में लेते हैं तो f हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यही चीज़ मैंने यहाँ पे मैथमेटिकली लिख दी इस इक्वेशन की मदद से। ठीक है, कि x जो है वो अगर पॉजिटिव है तो f नेगेटिव होगा, और अगर x नेगेटिव है तो f जो है वो पॉजिटिव होगा। यानी कि ये बात जो मैंने यहाँ पे लिखी है ना, ये इसी चीज़ का जो है वो मैथमेटिकली प्रूफ मैंने आपको दिया है कि f जो है, फोर्स जो है वो हमेशा उस बॉडी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है। ठीक हो गया यहाँ तक, इसको भी आप नोट कर लें फटाफट से। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हो रही हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हो रही हैं, इस चीज़ को आप नोट कर लें। फिर हम आगे चलते हैं SHM की तरफ। हाँ जी, यहाँ तक हो गया क्लियर। अब आगे चलते हैं, दैट इज़ SHM, कि SHM क्या होती है। SHM, ओके, SHM is nothing, it's just a oscillatory motion। हाँ जी, क्या समझे। SHM जैसे कि S से मुराद क्या होता है बेटा, सिंपल, डिम्पल, सिंपल। हार्मोनिक का मतलब क्या होता है, H का मतलब होता है हार्मोनिक, और M का मतलब होता है मोशन, मोशन। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन इज नथिंग, इट जस्ट एन ऑसिलेटरी मोशन। ये ऑसिलेटरी मोशन का एक स्पेशल केस है। ठीक है, ये एक स्पेशल केस है जी, स्पेशल केस ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। इट्स अ स्पेशल केस ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, तो अब मैं अगर आपसे कहूं कि तमाम ऑसिलेटरी मोशन SHM है, तमाम ऑसिलेटरी मोशन SHM है, आंसर है यस। SHM इज नथिंग, इट जस्ट एन ऑसिलेटरी मोशन। जो ऑसिलेटरी मोशन का बिहेवियर है वो ही SHM का बिहेवियर है। ठीक है, अगर बॉडी ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रही है तो मैं क्या कह सकता हूँ कि वो SHM भी परफॉर्म कर रही है, आंसर है यस, वो SHM भी परफॉर्म कर रही है, क्योंकि ऑसिलेटरी मोशन का स्पेशल केस है SHM। ठीक है, अब ये स्पेशल क्या है, इसको हम आगे मज़ीद इसके ज़रा पोस्टमार्टम करते हैं कि ये SHM क्या है। तो SHM के अंदर भी एक फोर्स एक्ट करता है बिल्कुल ऑसिलेटरी के जैसा। ठीक है, कि उस बॉडी को वो उस बॉडी के ऊपर एक फोर्स एक्ट करता है, जिसकी वजह से वो जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी मेन पोजीशन की तरफ जाना चाहता है। ठीक है, सेम कहानी वही है, ऑसिलेटरी मोशन की जो कहानी है वही सेम कहानी है, वो SHM की है। ठीक है, स्पेशल केस बोल दूं या मैं बोल दूं सिंपलेस्ट केस, सिंपलेस्ट केस ऑफ ऑसिलेशन। सिंपलेस्ट केस क्यों मैंने बोला है, अब ज़रा आते हैं इस इक्वेशन की तरफ दोबारा। अब इस इक्वेशन के ऊपर जो n है ना, इसको ज़रा इसकी ये सारी वैल्यू ज़रा पुट करके देखो। ठीक है, अगर मैं n की जगह पर डिफरेंट वैल्यूज़ यहाँ पे लेता हूँ, फ़र्ज़ करें, चले मैं यहाँ पे ही लिख लेता हूँ, यहाँ पर ही। ठीक है, कि माइनस के एक्स पावर 1 माइनस के एक्स पावर 3 माइनस के एक्स पावर 5 माइनस के एक्स पावर 7 एंड सो ऑन। अब ये जो इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी हैं सारी ऑसिलेटरी मोशन की हैं। अब इन तमाम इक्वेशन में से सबसे सिंपलेस्ट एक फॉर्म कौन सी है,
सादा तरीन शक्ल कौन सी है ऑसिलेटरी मोशन की? ठीक है, तो अगर आप देखें तो सबसे सादा तरीन जो शक्ल है वो हमारे पास है जब x की पावर क्या होती है 1, जब x की पावर क्या होती है 1, तो ये हमारे पास सबसे सादा तरीन शक्ल है। तो जब भी हम SHM को स्टडी करते हैं, तो हम जब SHM को स्टडी करते हैं तो हम इक्वेशन लिखते ही ये हैं F इज इक्वल्स टू माइनस KX, और इस x की जो पावर है वो 1 हम कंसिडर कर रहे होते हैं, वो 1 होता ही होता है वहां पर, क्योंकि हम SHM पढ़ रहे हैं और SHM का केस के अंदर x की पावर क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, ना भी लिखे तो हमें पता है कि वो 1 होता ही होता है। तो जब भी हम SHM को स्टडी करेंगे तो इस इक्वेशन को हमें लाजमी स्टडी करना पड़ता है, ठीक है, जिसमें x की पावर क्या होनी चाहिए 1। ये सादा तरीन शक्ल है इस इक्वेशन की, इस वजह से इसका नाम रखा हुआ है सिंपल हार्मोनिक मोशन, कि इसमें हम जब भी मोशन को स्टडी करेंगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें वेरिएबल जो x है उसकी पावर 1 है, तो ये एक ऐसा, तो मैथमेटिक्स के अंदर हम देखते हैं कि जिसकी अगर वेरिएबल की पावर 1 हो तो वो एक लीनियर, जब वो मोशन या लीनियर जैसा उसका जब वो कॉन्सेप्ट बनता है, ठीक है। तो यस, इसी चीज़ को हम अगर आगे मज़ीद देखें तो यहाँ पे सिंपल का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यहाँ पे सिंपल का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट, अगर आप ध्यान से सुनिएगा यहाँ से, अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है तो उस ऑसिलेटरी मोशन का नाम SHM होगा। फिर से, अगर ऑब्जेक्ट ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है और वो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है तो फिर उस ऑसिलेटरी मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन का नाम देंगे। अब ये बहुत ही गहरी मैंने बात बता दी है। अब इसी चीज़ को ज़रा देखें, मैं आपको कंफ्यूज करने लगा हूँ थोड़ा सा, फिर आपको कंफ्यूज करने के बाद आपको दोबारा फिर मैं ठीक भी करूँगा, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन में होने वाली मोशन को हम क्या नाम देंगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन। फिर से मैंने शुरू में बोला था कि SHM जो है वो ऑसिलेटरी मोशन का ही एक स्पेशल केस है, ठीक है। लेकिन SHM के अंदर हम स्टडी क्या करेंगे कि हम स्टडी यही करेंगे ऑसिलेटरी मोशन को, लेकिन वो ऑसिलेटरी मोशन कहाँ पर हो रही होगी? एक स्ट्रेट लाइन पर हो रही होगी। तो स्ट्रेट लाइन पर होने वाली ऑसिलेटरी मोशन का नाम सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब देखें, इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा आपको ज़रा लॉजिकली समझाता हूँ। ये हमारे पास जो है एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है। ये हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है। अगर मैं इस सिंपल पेंडुलम को यहाँ पे लाके छोड़ूं, यहाँ पे फर्ज करें, और ये ऐसे मूव करेगा, ठीक है। अब इसकी इस मोशन को ज़रा ऑब्जर्व करें, इसके इस मोशन के पाथ को ज़रा ऑब्जर्व करें, तो ये ऐसे मूव करेगा, ठीक है, ऐसे मूव करेगा। तो अब ये जो इसने पाथ बनाया हुआ है, क्या ये स्ट्रेट लाइन है? आंसर है नो। अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं है तो इस पेंडुलम की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन भी नहीं है, इस पेंडुलम की मोशन SHM नहीं है, क्योंकि SHM के लिए हमने क्या शर्त रखी हुई है कि मोशन शुड बी इन अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन सिंपल पेंडुलम क्या स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है? आंसर है नो। तो लिहाजा इसकी मोशन SHM नहीं है। सर ये आपने क्या कह दिया? हमने तो पढ़ रखा है कि सर ये तो SHM करता सिंपल पेंडुलम, आप कह रहे हैं कि सिंपल पेंडुलम की मोशन जो है वो SHM होती ही नहीं है। सर ये क्या कर दिया आपने, हमें तो कंफ्यूज कर दिया। हाँ मैंने बोला था मैंने आपको कंफ्यूज करूँगा। और भाई सब्र रखो, कंफ्यूज मैंने कर दिया है, अब ठीक भी करूँगा मैं आपको। तो स्ट्रेट लाइन में मोशन को हम क्या नाम देंगे? SHM। हाँ अब ज़रा देखो, तो अगर हमने इसको SHM बनाना है तो इतना दूर ला के नहीं छोड़ना, हम छोड़ेंगे इसको पास लाकर, ये थोड़ा सा करीब लाकर इसकी मेन पोजीशन से यहाँ से छोड़ें। अगर हम यहाँ से छोड़ें
तो अब जब ये इस पॉइंट से यहां पर आएगा तो लगभग एक स्ट्रेट लाइन में आएगा। अब इसकी मोशन कहलाएगी SHM। तो सिंपल पेंडुलम को इतना दूर लाके लंबी लंबी ऑसिलेशन नहीं करवानी SHM बनाने के लिए, थोड़ी थोड़ी है, हल्की हल्की छोटी छोटी ऑसिलेशन करवानी है, फिर उसकी मोशन SHM कहलाएगी, अदरवाइज नहीं। हाँ, अब समझ आई? पहले आप कंफ्यूज हो गए थे, अब आप जब वो कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? कि SHM के लिए आपको पेंडुलम को ज़्यादा दूर नहीं बल्कि थोड़ा दूर ले जाकर उसको छोड़ना पड़ेगा, ताकि आपका जो पाथ बने वो लगभग स्ट्रेट लाइन में बने। या दूसरे अल्फाज में कि जब आपने इसको छोड़ना है तो एंगल शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। ये जो एंगल बनेगा ना थीटा, यहाँ पर ये थीटा शुड बी वेरी स्मॉल। पहले हम जब छोड़ा था, पहले थीटा यहाँ से लेकर यहाँ तक था। ठीक है, ये थीटा बड़ा थीटा था, बड़ा एंगल बन गया था। लेकिन हमें बड़ा एंगल नहीं बनाना, हमें किस तरह का एंगल बनाना है? हमें छोटा सा एंगल बनाना, छोटी सी एंगल ही। ठीक है, छोटा सा एंगल बनाना है हमने, फिर वो मोशन कहलाएगी SHM, अदरवाइज नहीं। हाँ जी, अब समझ में आया ये वाला पॉइंट कि स्ट्रेट लाइन मोशन मैंने क्यों बोला था शुरू में? स्ट्रेट लाइन मतलब ये वाली इक्वेशन जिसकी पावर 1 हो, ये सिंपलेस्ट केस कहलाता है। तो SHM ऑसिलेटरी मोशन की एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, जिसमें इस x की पावर 1 रहती है, और जब x की पावर 1 रहती है इसका मतलब ये इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन को शो करती है। इस वजह से यहाँ पे सिंपल का मतलब है स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन में होने वाली ऑसिलेटरी मोशन का नाम SHM है। हाँ जी, अब कुछ बात पल्ले पड़ी है, कुछ खोपड़ी में बात पड़ी है कि नहीं? SHM होता क्या है? बेसिकली छोटी छोटी ऑसिलेशन, छोटी छोटी, बड़े बड़े नहीं, छोटी छोटी ऑसिलेशन, करीब 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 करीब। अच्छा जी, तो ये था SHM। डेफिनेशन इसकी वही है, ऑसिलेटरी मोशन की इसकी डेफिनेशन है कि एक फोर्स है वो एक्ट करती है और वो उसके डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में रहती है वगैरह, ये सारी कहानी वही है। ये चीज़ आपको समझानी थी, ये वाली कॉन्सेप्चुअल। अच्छा, एक और डेफिनेशन, एक छोटा सा डिफरेंस मेरे जहन में आ गया इसी ऑसिलेशन को स्टडी करते हुए, कि हमने एक ऑसिलेटरी मोशन पढ़ा था, एक वाइब्रेटरी मोशन पढ़ा था। ऑसिलेटरी मोशन में और वाइब्रेटरी मोशन में भी फ़र्क होता है। सर ये क्या किए जा रहे हैं आप? बार बार कंफ्यूज किए जा रहे हैं। पेंडुलम की मोशन हमने बोला है ऑसिलेटरी मोशन है, स्विंग की मोशन बोला है ऑसिलेटरी मोशन है, तो क्या पेंडुलम और स्विंग की मोशन को वाइब्रेटरी मोशन भी कह सकते हैं या नहीं? सोचें ज़रा। तो अब इसमें फ़र्क देख लें कि ऑसिलेटरी मोशन में और वाइब्रेटरी मोशन में क्या फ़र्क होता है। तो ऑसिलेटरी मोशन में और वाइब्रेटरी मोशन में जो कॉमन बात है वो ये है कि दोनों मोशन के अंदर टू एंड फ्रो मोशन होता है। ये बात तो कन्फर्म है। ठीक है, ये इन दोनों मोशन के दरमियान सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं। क्या कि दोनों मोशन में, ऑसिलेटरी मोशन में और वाइब्रेटरी मोशन में, ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन कर रहा होता है। ये तो कॉमन बात है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ऑसिलेटरी मोशन में जो टू एंड फ्रो मोशन हो रहा होता है वो स्लोली हो रहा होता है, आहिस्ता स्लो हो रहा होता है। लेकिन वाइब्रेटरी मोशन में टू एंड फ्रो मोशन जो है वो फास्ट ऐसे हो रहा होता है। ठीक है, फास्ट, तेजी तेजी से टू एंड फ्रो मोशन हो रहा होता है। लेकिन ऑसिलेटरी मोशन में टू एंड फ्रो मोशन धीरे धीरे से, स्लो स्लो हो रहा होता है। ठीक है, ये फ़र्क है ऑसिलेटरी मोशन में और वाइब्रेटरी मोशन में। आगे जाके पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, यानी कि ऑसिलेटरी मोशन में ऑब्जेक्ट की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होती है, बल्कि ज़्यादा होती है। ज़्यादा या कम होती है? सोचे ज़रा। फ्रीक्वेंसी मतलब कि एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने में जो नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। तो अगर नंबर ऑफ वाइब्रेशन ज़्यादा फास्ट है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, और अगर नंबर ऑफ वाइब्रेशन आस्ता है, स्लो है, तो फ्रीक्वेंसी कम है। यस, कि ऑसिलेटरी मोशन में जो फ्रीक्वेंसी है वो कम है और वाइब्रेटरी मोशन में फ्रीक्वेंसी फास्ट होती है। ये फ़र्क है ऑसिलेटरी मोशन में और वाइब्रेटरी मोशन में। नोट कर लो इसको। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ वाइब्रेटरी मोशन इज़ फास्ट, बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इन ऑसिलेटरी मोशन इज़ स्मॉल या लेस। ओके, अब आगे चलते हैं मज़ीद SHM
कि चंद एक और बातों को नोट करते हैं, फिर उसके बाद टॉपिक को हम जब वो वाइंड अप करते हैं। तो अब SHM अगर कोई ऑब्जेक्ट परफॉर्म करता है तो उसकी चंद एक खसूसियात होती हैं, ठीक है। वो प्रॉपर्टीज़ हमको डिस्कस करना है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ SHM, प्रॉपर्टीज़ कह दें या जो आप फीचर्स कह दें, करैक्टरिस्टिक्स कह दें, सारे एक ही नाम है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ SHM कि अगर कोई ऑब्जेक्ट SHM परफॉर्म करता है तो वह चंद एक प्रॉपर्टीज़ को जो है वो फॉलो कर रहा होगा, ठीक है। जिसमें नंबर 1 पहली जो प्रॉपर्टी है वो यही है जो कि ऑसिलेटरी मोशन की होती है, टू एंड फ्रो मोशन के। वो जो ऑब्जेक्ट है वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा हो, टू एंड फ्रो मोशन होनी चाहिए, ठीक है। टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए। उसके बाद सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो देखें ज़रा। हमने देखा था कि जो जनरल इक्वेशन है SHM की वो हमारे पास क्या है, F = -kx, ठीक है। F = -kx, F = -kx। अब अगर मैं यहाँ पे F की वैल्यू पुट कर दूँ, F = ma, F = ma -kx, ठीक है। और m इधर ला के मैं डिवाइड कर दूँ तो हमारे पास बनेगा A = -k/m × x, ठीक हो गया। इसमें k/m ये पूरे का पूरा फैक्टर हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट है। अगर मैं इस कांस्टेंट को हटाकर साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगा दूं तो हमारे पास बनेगा A = -x, ठीक है। तो सेकंड प्रॉपर्टी ये वाली है, देखें ज़रा कि एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि अगर डिस्प्लेसमेंट दैट इज़ टेकन फ्रॉम मीन पोजीशन, जो कि मीन पोजीशन से लिया जाता है, अगर डिस्प्लेसमेंट जब वो ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर मैं माइनस साइन को भी फ़िलहाल इग्नोर कर दें, ठीक है, माइनस साइन को भी फ़िलहाल थोड़ा सा मैं इग्नोर कर देता हूँ कि A इज़ प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है। A इज़ प्रोपोर्शनल टू x, इट मीन्स कि अगर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा सो द एक्सेलरेशन विल इंक्रीज, तो वो भी ज़्यादा होगा। और अगर डिस्प्लेसमेंट कम होगा तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। जब हम ऑसिलेशन पढ़ते हैं, SHM पढ़ते हैं, तो अगर तो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है, आपने मेन पोजीशन से बॉडी को दूर ला के छोड़ा है, तो अगर दूर ला के छोड़ा तो मतलब डिस्प्लेसमेंट कैसा हो गया, ज़्यादा हो गया। तो अगर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा तो इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और अगर आपने मेन पोजीशन से यहाँ पे ला के छोड़ा है तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट वो क्या है, कम है। तो इस पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन होगा वो भी कैसा होगा, कम होगा। सो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। Greater the displacement, larger will be the acceleration. Smaller the displacement, smaller will be the acceleration. ठीक हो गया यहाँ तक। अब माइनस साइन का मतलब क्या है, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट हम यहाँ पे लिखते हैं माइनस साइन के हिसाब से। तो माइनस मैंने आपको बताया था फिजिक्स में, याद रखो माइनस का मतलब होता है डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। फिजिक्स में माइनस साइन का फार्मूले में माइनस साइन का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। इसमें मैंने भी माइनस नहीं लिखा, तो अगर मैं माइनस नहीं लिखा तो मतलब मैं डायरेक्शन के बगैर बात कर रहा हूँ, मतलब मैं मैग्नीट्यूड बात कर रहा हूँ। अगर x ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, अगर x कम है तो एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो कम है। अब मैं अगर माइनस साइन भी साथ लगा दूँ, ठीक है, एक्सेलरेशन इज़ प्रोपोर्शनल टू -x। अब ये डायरेक्शन को भी ज़ाहिर कर रहा है, तो डायरेक्शन के लिए मुझे यहाँ पे वेक्टर लगाना पड़ेगा। अब इसका मतलब ये है कि x ज़्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पर अगेन बॉडी को मैं इस तरफ डिस्प्लेस करता हूँ, ठीक है, इस तरफ मैंने डिस्प्लेस किया, तो इधर हमारे पास x कैसा है, इधर हमारे पास x पॉजिटिव है, x तो पॉजिटिव है, लेकिन एक्सेलरेशन जो होगा
वो किस तरफ होगा, एक्सेलरेशन होगा जी इस तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होगा एक्स के। यही बात ऊपर लिखी है यहाँ पर ये वाली नेगेटिव के साथ कि एक्स जितना ज़्यादा होगा ए भी उतना ही ज़्यादा होगा, लेकिन ए की डायरेक्शन एक्स के मुखालफ होगी। क्यों मुखालफ होगी? क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन मुखालफ होती है। अगर आपने एक्स इधर किया है तो फोर्स इधर होगी, तो हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन उधर ही होता है जिधर फोर्स होती है। तो यस, अगर मैंने इस बॉडी को इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया है, ये मेरे पास बॉडी है जिसका मैस m है, अगर मैंने इस बॉडी को इधर डिस्प्लेस किया है तो इस बॉडी के ऊपर फोर्स किधर लगनी है, वो इधर लगनी है। तो फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी। तो जिधर फोर्स की डायरेक्शन होगी उधर ही क्या होगा, एक्सेलरेशन भी उधर ही होगा। ठीक है, तो फोर्स और एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं। इसी तरह अगर मैं इस बॉडी को मेन पोजीशन से इधर लेके आता हूँ, जिधर हमारे पास x जो है वो नेगेटिव है, x हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, तो इस केस में फोर्स किधर होगी, फोर्स होगी इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में, और साथ ही जो आपका जो एक्सेलरेशन होगा वो भी किधर होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। ये बात हमने शुरू में लिखी थी। देखें, अगर x आपका पॉजिटिव है तो फोर्स भी कैसी होगी, नेगेटिव। x अगर आपका पॉजिटिव है तो फोर्स क्या होगी, नेगेटिव होगी। अगर फोर्स नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, उसी फोर्स की डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव होगा। और अगर x नेगेटिव है, अगर x नेगेटिव है तो फोर्स क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो अगर x नेगेटिव है तो फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी और आपका a वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। तो ये था तीसरे पॉइंट का मतलब डायरेक्शन के हिसाब से। दूसरा पॉइंट मैग्नीट्यूड के हिसाब से है, तीसरा पॉइंट डायरेक्शन के हिसाब से। ठीक है जी। उसके बाद चौथी जो प्रॉपर्टी है वो है वेलोसिटी के हिसाब से। देखें, अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे लाके छोड़ता हूँ, मैंने इसको यहाँ पे पकड़ा हुआ है, तो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या है, पकड़ा हुआ है, रुका हुआ है, रेस्ट में है, तो मतलब ज़ीरो है। यानी कि मैंने इसको यहाँ पे लाके पकड़ा हुआ है। ठीक है जी, तो यहाँ पे रेस्ट में है, मतलब रेस्ट में है तो मतलब क्या होगा, इसकी वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। अब मैं इसको छोड़ूंगा तो क्या होगा, ये फ़ौरन भागेगा, शू करके ऐसे भागेगा। तो जब ये भागेगा, वेलोसिटी गेन करेगा, तो मेन पोजीशन पर आते आते इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो चुकी होगी। तो इस एक्सट्रीम पॉइंट पर वेलोसिटी ज़ीरो और मेन पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम। फिर इसी मेन पॉइंट पर रुकेगा नहीं, बल्कि फर्दर आगे मूव कर जाएगा। जब ये फर्दर आगे मूव कर जाएगा तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी। क्यों? क्योंकि जिधर ये मूव कर रहा होता है फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रही होती है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, हमने 9th में पढ़ा था, कम होती है। तो मेन पोजीशन से जब वो इधर मूव कर रहा होता है तो भी फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है तो वेलोसिटी कम होगी। और अगर मेन पोजीशन के इधर मूव कर रहा है तो भी फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है तो फिर भी इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। तो मेन पोजीशन से जो ही वो एक्सट्रीम की तरफ जा रहा होता है तो उसकी वेलोसिटी कम हो रही होती है, और जब वो एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुंच जाता है तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। और मूव करता करता जब वो यहाँ पर पहुँचता है मेन पोजीशन पर तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो चुकी होती है। तो एट मेन पोजीशन वेलोसिटी एट मेन पोजीशन ये क्या होती है, मैक्सिमम, और वेलोसिटी एट एक्सट्रीम पोजीशन वो क्या होती है, ज़ीरो। ठीक है, कि मैक्सिमम पॉइंट मेन पॉइंट पर, मेन पोजीशन पर उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम, और एक्सट्रीम पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। तो ये थी बेटा चंद एक प्रॉपर्टीज़ SHM की। ठीक है, इसको आपने याद कर लेना है बड़े ध्यान से। तो आज का टॉपिक हमारा बेटा यहाँ तक ख़त्म होता है। ये हमने SHM का, ऑसिलेटरी मोशन का, पीरियोडिक मोशन का इंट्रोडक्शन किया है। ठीक है जी। तो अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में SHM की रियल एग्जांपल्स को समझेंगे, जिसमें सिंपल पेंडुलम आएगा, फिर बॉल एंड बाउल सिस्टम आएगा, और स्प्रिंग से बंधा हुआ मैस आएगा। उसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।